नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 27वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि गोबर गांव से भागकर शहर गया तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। अब वह अच्छा खाता है और अच्छा पहनता है। वह अपनी सूझबूझ से मोहल्ले में सबसे मेल भाव से रहता है। अब वो झुनिया को अपने साथ शहर लाना चाहता है। इसके लिए वो गांव जाने का निश्चय करता है। उधर गांव में होरी किसान से मजदूर बन गया है। वह दाता दीन के खेतों में मजदूरी करने लगा है। गोबर जब शहर से वापस आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। धनिया के पांव तो जमीन पर ही न पड़ते थे। क्या गोबर झुनिया को मनाकर शहर ले जा पाएगा? जानने के लिए सुनिए गोदान का 27वां भाग। गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में ही तो था। और इतने नियरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी भी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बांट बखरा करने में लगी हुई थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने जो उसके साथ व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए ऐना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा से कहा, मुझे ऐना कंघी न चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतारकर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीज़ें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तो मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव भर में बहना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद कर खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगी। सभी किनारीदार थीं, जैसा पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती है, मगर हैं बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ चाहें पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें लटक रही थीं। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो उधर ही विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संचय कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर ही कत्ती थी, पर गोबर अब वह गोबर थोड़े ही है।
उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा? परदेश में जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। उधर महीनों से सहुआइन 1 पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा, पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना? धन्या बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारीदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो, दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। उधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया के मान मनोवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर ली कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी और की ओर ताका भी हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे, अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं? दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए, तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसी हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाराज के साझे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपये थे। उसकी गर्मी यूं भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाएं। यह डाका है, खुला डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। जो न देंगे तो अदालत से लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूँगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है? कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपये डांट के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर, उसमें तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आँच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगाड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कराया, फिर जोर से चीख उठा, जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर कहा, अब जाकर नहा धो लो,
किस सोच में पड़ गए। यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निबाह न हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे न हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा, नहीं देखता कोई कैसे एक ठेला डांड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं, नहीं तो घर से भागते ही क्यों। यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है साईं, लाओ निकालूं, देखो इतने दिन में क्या कमा कर लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों न जाने देंगी? उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेस ही करते रहोगे? यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ क्या रखा है? थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अक्ल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियाँ देते होंगे? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इस घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर एक नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया, और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया, न बोला। या ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर? मजे में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट की भी 25-30 से ज़्यादा न कमा पाते थे, और यह गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते थे? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया को भी कहीं काम दिला दो तो भेज दो। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है।
कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे के ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही हो। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना है वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा तो ना, भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज। जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ हाथ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर, कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ठिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल गया है। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती। मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तो बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरमा दो, बड़ा मुतफन्नी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले इसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले इसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़ी ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं तो एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे, उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की तो थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते,
हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांड के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धन्या यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता? जवान लड़की बैठी है, उसका भी तो कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी। हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हों तो न हुक्का पानी का काम है न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धन्या तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हाँ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। अब तो भगवान ही कुशल करे, मैं किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डांड उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूँ सबसे मिलता आऊँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौधे के जूते भी मैसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत। घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया, जल्दी से बोला, चलूँगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए।
जंगी ने उत्सुकता से पूछा। काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया घर पर मिला ही नहीं। चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है। पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता हैं कि कहीं गए हैं? दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद। तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे। लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला जमा दो तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए। वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान तो होगी। खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवाकर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती। नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूं। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मज़ा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी ऊब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो। कामता दूध लेकर जाता है। सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं। रोज़ लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगहिया टूट गई है, मुदा किसी को भी इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने बड़ी आत्मीयता से कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नकद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नीत लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली 7 सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है।
मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका, भोला ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ। तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तो तुम में और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए कि झुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी, और दही की 2 हांडियाँ लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। दोस्तों, उपन्यास का 27वां भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।